कहानी की शुरुआत एक लड़के शिरो से होती है जो एक सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं कुछ अलग पाने की इच्छा होती है। एक दिन वह टीवी चालू करता है और अचानक एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात सान नाम के एक आदमी से होती है। सान बताता है कि वही पूरे सोलर सिस्टम की निगरानी करने वाला व्यक्ति है। शिरो उसे एलियन समझता है, लेकिन सान कहता है कि वह एलियन से ज्यादा एक देवता के करीब है। वह शिरो को मियूस नाम का ग्रह दिखाता है और बताता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उस ग्रह की सभ्यता बार बार नष्ट हो जाती है। वो कहता है कि वह कभी कभी उस ग्रह पर एक मोती गिराता है जो लहर बनकर बदलाव लाता है, और अब वही मोती शिरो बनेगा जो मियूस को बदल देगा। फिर वो शिरो को बताता है कि शिरो पहले ही मर चुका है, अगर वह मियूस नहीं गया तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मिट जाएगी। ये सुनकर शिरो पूरी तरह चौंक जाता है। सान उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे खाली हाथ नहीं भेजेगा और उसे कोई भी विशेष क्षमता मांगने का मौका देता है। शिरो उससे मैजिक की शक्ति मांगता है और सान उसे दे देता है। फिर सान पूछता है कि क्या उसे कुछ और चाहिए। शिरो एक प्यारे से पार्टनर की मांग करता है, जिस पर सान उसे धैर्य रखने को कहता है और बताता है कि वह सही समय पर उससे मिलेगा। इसके बाद वो शिरो की स्काउटिंग स्किल भी बढ़ा देता है, क्योंकि इस दुनिया में मिलने वाली चीजें बहुत महंगे दामों पर बिक सकती है। साथ ही वह उसे एक खास बैग देता है जिसमें वह जो चाहे रख सकता है। तभी शिरो का शरीर गायब होने लगता है तो सान जल्दी जल्दी उसे बाकी क्षमताएं भी दे देता है, लेकिन खुद ही सोचता है कि शायद उसने उसे ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। शिरो मियूस में जागता है और सबसे पहले लोगों को ढूंढने का फैसला करता है। दूर उसे एक बस्ती दिखाई देती है, लेकिन वह सोचता है कि अगर वह खाली हाथ वहां गया तो शायद उसे खाना भी न मिले। उसे याद आता है कि सान ने उसकी स्काउटिंग मैजिक बढ़ाई थी। वह उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में काम नहीं करता। वो अलग अलग शब्द बोलकर कोशिश करता है और आखिरकार सही कमांड मिल जाता है, जिससे उसे आसपास मौजूद सभी मटेरियल दिखाई देने लगते हैं। वो सब कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन निराश होता है क्योंकि सभी चीजें लो रैंक होती हैं। फिर उसे एक पत्थर मिलता है जो उसे बहुत खास लगता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब पता चलता है कि वह असल में मल है। फिर भी उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है। गांव के बाहर मार्लो नाम का एक आदमी बैठा होता है जो शिरो की लंबाई देखकर सोचता है कि वह कोई योद्धा होगा। शिरो बताता है कि वह बस सामान बेचने आया है। मार्लो उसे जनरल स्टोर का रास्ता दिखाता है। गांव में घुसते ही शिरो को शर्म आती है क्योंकि सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। दुकान में एक बूढ़ा आदमी जेरोम उससे पूछता है कि वह क्या लेने आया है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। शिरो उसे वो मल दिखाता है जिसे देखकर जेरोम हैरान हो जाता है और उसके बदले 5 सिल्वर कॉइन देने की पेशकश करता है। शिरो को कीमत का अंदाजा नहीं होता तो वो एक रात के सराय के किराए के बारे में पूछता है। जेरोम बताता है कि एक रात का किराया 500 रेव है और एक सिल्वर सिक्का 1000 रेव के बराबर होता है। ये सुनकर शिरो दंग रह जाता है कि उसका मल इतना महंगा है। जेरोम उससे कहता है कि वह अपना सारा सामान दिखाए। जब वह सब देखता है तो सोचता है कि शिरो जैसे आदमी का इस छोटे से गांव में क्या काम है। शिरो कहता है कि वो बस यात्रा कर रहा है। जेरोम उसे पूर्वी पहाड़ से मिसेरोर इकट्ठा करने का काम देता है। वो शिरो को उसके सारे सामान के बदले 3,60,000 रेव देता है, जिसे देखकर शिरो को यकीन नहीं होता कि उसे एक दिन के काम में इतना पैसा मिल गया। जेरोम उसे पहाड़ पर जाने से पहले सावधान भी करता है क्योंकि वहाँ राक्षस हो सकते हैं। रात को जब शिरो अपने कमरे में लेटा होता है तो सराय की एक कर्मचारी एली उसके लिए गर्म पानी लाती है और बताती है कि हर बार इस्तेमाल करने पर 30 रेव लगेंगे। शिरो समझ नहीं पाता कि उसे इसका क्या करना है। तब वह उसे बताती है कि इससे शरीर साफ करना होता है। शिरो पूछता है कि क्या वहाँ नहाने की कोई जगह है, तो वह बताती है कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ऐसी सुविधा होती है। वह यह भी बताती है कि कुछ जादूगर मैजिक से शरीर साफ कर लेते हैं। शिरो खुश हो जाता है और पैसे देकर खुद को मैजिक से साफ करता है। उसे ये बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन फिर भी वो असली स्नान को मिस करता है। अगले दिन सामग्री इकट्ठा करते समय उसे एक लाश मिलती है और वो डर कर गिर जाता है। वह उस शरीर के पास एक चिट्ठी पाता है जो उसकी बहन ने लिखी होती है, जिसमें वह उसे सुरक्षित रहने को कहती है। यह देखकर शिरो को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी कब्र बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक बैरियर बनाता है और खाना पकाता है। खाना खाते ही वह चौंक जाता है क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा होता है। शिरो सफेद पेड़ों के जंगल में जाता है, जिसे प्राचीन ड्रैगन का जंगल भी कहा जाता है। वह मैजिक से रोशनी करता है और स्कैन करता है, लेकिन कोई मिसेरोर नहीं मिलता। वहाँ कोई जीव भी नहीं होता, जिससे उसे अजीब लगता है। वो सोचता है कि शायद उसकी बदबू की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वह जंगल से भागते हुए एक चट्टान से गिर जाता है, लेकिन मैजिक से उड़कर सुरक्षित उतर जाता है। उसे बहुत सारे अयस्क मिलते हैं, लेकिन मिसेरोर नहीं। तभी जमीन हिलने लगती है। वह जल्दी से आग का गोला चलाकर एक चट्टान तोड़ता है और आखिरकार मिसेरोर मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए वह एक झील तक पहुंचता है। जब वह पानी स्कैन करता है तो देखता है कि उसकी रेटिंग SS है। उसे समझ आता है कि ये पानी प्राचीन ड्रैगन की मना से भरा हुआ है। तभी ड्रैगन वोल्डियास जाग जाता है और पानी से बाहर निकलता है। शिरो माफी मांगता है और हैरान होता है कि वह उसके दबाव को सह पा रहा है।
वोल्डियास भी हैरान होता है कि एक इंसान में इतनी ज्यादा मैजिक शक्ति है। वो शिरो से अपने बच्चे को जिंदा करने में मदद मांगता है और बदले में मिसेरोर देने का वादा करता है। शिरो अंडे को बाहर निकालता है और उसमें अपनी मैजिक डालता है। अंडा उसकी सारी मैजिक सोख लेता है और वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह देखता है कि अंडा फूट चुका है और एक छोटा ड्रैगन बाहर आता है। शिरो उसका नाम भी रखता है। वोल्डियास उसे दुनिया घूमने की आजादी देता है और शिरो के साथ जाने देता है क्योंकि शिरो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद शिरो और बी साथ साथ यात्रा करते हैं। बी बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश होती है। रात में शिरो कैंप लगाता है, खाना बनाता है और दोनों साथ खाते हैं। बी को खाना बहुत पसंद आता है। शिरो उससे वादा करता है कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अगले दिन जंगल में वे फिर राक्षसों से घिर जाते हैं। शिरो आसानी से उन्हें हराता है और बी उसकी मदद करती है। आखिर में शिरो एक लकड़ी की छड़ी पकड़ता है। बी उस पर अपनी सांस छोड़ती है और वह छड़ी मना से भरकर बढ़ने लगती है। शिरो सोचता है कि अब उसके पास एक खास स्टाफ है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह एक चमकदार जादूगर की तरह दिखे, क्योंकि वो खुद को बस एक साधारण मटेरियल कलेक्टर मानता है। शिरो को अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और वह बी से कहता है कि सावधान रहो, शायद कोई राक्षस हो सकता है। बी देखने जाती है। शिरो भी उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसे कुछ हो न जाए, लेकिन वह देखता है कि बी एक पेड़ के चारों ओर उड़ रही है। जब वह पास जाता है तो उसे एक घायल एल्फ लड़की दिखाई देती है और वह सोचता है कि शायद उस पर किसी राक्षस ने हमला किया होगा। लेकिन जैसे ही उसे उसके पेट से आवाज आती सुनाई देती है, उसे समझ आता है कि वो बस भूखी है। वह पानी मांगती है तो शिरो उसे अपनी बोतल दे देता है। सारा पानी पीने के बाद वह पूरी तरह ठीक लगने लगती है। शिरो देखता है कि वह अब भी भूखी है तो वो उसे अपना लंच देता है। वह जल्दी जल्दी खाने लगती है। स्वाद इतना अच्छा होता है कि उसे लगता है जैसे वो स्वर्ग पहुंच गई हो। लेकिन शिरो कहता है कि भूखी होने की वजह से उसे कुछ भी स्वादिष्ट लगता। वह समझ नहीं पाता कि वह गांव के इतना पास होने के बावजूद अपने साथ खाना क्यों नहीं लाई। फिर वह उससे कहता है कि उसे बदबू आ रही है, जिससे वो नाराज हो जाती है। वह बताती है कि वह 3 दिनों से कैंप कर रही थी। जाते समय वह उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन फिर भी इस बात से नाराज रहती है कि उसने उसे बदबूदार कहा। इसके बाद शिरो फिर से सामग्री इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलते हैं, बी को दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है और शिरो हैरान हो जाता है कि वो इतनी दूर तक देख सकती है। गाड़ी में बैठे आदमी का नाम पोरिन होता है। वो शिरो से पूछता है कि क्या वह जादूगर है, क्योंकि उसके हाथ में एक स्टाफ है। शिरो बताता है कि वह सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करता है और बेचता है, जिससे पोरिन हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसे स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं। वो शिरो को गाड़ी में बैठने का ऑफर देता है। शिरो मना करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन पोरिन के बच्चे उसकी लंबाई देखकर हंसने लगते हैं। पोरिन को कोई दिक्कत नहीं होती और वह उसे बैठने को कहता है। जब छोटी लड़की शिरो से अपने पास बैठने को कहती है तो वह सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद से बच्चे उसे क्यों पसंद करने लगे हैं। वह जगह ज्यादा घेरने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके गांव में जरूरतमंद की मदद करना नियम है। शिरो पूछता है कि अगर वह डाकू होता तो वे क्या करते। वे बताते हैं कि तब उनका मैजिक आइटम एक्टिवेट हो जाता, इसलिए उन्हें पता है कि वो खतरनाक नहीं है। वे उसके कपड़ों में कुछ हिलता हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या छुपा रहा है। शिरो हिचकिचाता है क्योंकि बी एक राक्षस है, लेकिन वे कहते हैं कि एडवेंचरस के साथ राक्षस होना आम बात है। तब वो बी को बाहर बुलाता है। बच्चे उसे बेहद प्यारी बताते हैं और उनके माता पिता सोचते हैं कि शायद शिरो ड्रैगन नाइट है। शिरो बताता है कि उसे ड्रैगन का अंडा मिला था, जिससे वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि ड्रैगन अंडे से निकल सकते हैं। रात में वे सब कैंप लगाते हैं। शिरो जादुई पत्थर रखता है ताकि राक्षस पास न आए। वह बताता है कि अगर कोई पास आया तो बी उन्हें बता देगी, जिससे सब निश्चिंत हो जाते हैं। वो उनका धन्यवाद करने के लिए खाना बनाता है। जब वह सामान निकालता है तो सब सोचते हैं कि वो जादूगर है, लेकिन वो बताता है कि उसका बैग बस एक मैजिक आइटम है। खाना तैयार होने के बाद सब उसकी तारीफ करते हैं। शिरो देखता है कि पोरिन कुछ अजीब लग रहा है और पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद नहीं आया, लेकिन पोरिन रो रहा होता है क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। ये देखकर शिरो हंस पड़ता है। उस रात शिरो सोचता है कि पृथ्वी पर रहते हुए उसने कभी नहीं जाना कि सबके साथ खाना खाने में कितना मजा आता है। अगले दिन पोरिन की पत्नी एलाइजा शिरो से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। शिरो बताता है कि वह अपनी कैंची साफ कर रहा है। वह कहती है कि जो लोग अपने औजारों का ध्यान रखते हैं वे हमेशा अच्छा काम करते हैं। जाने से पहले शिरो पोरिन से गाड़ी चलाने की इजाजत मांगता है और वह हैरान रह जाता है जब यूनिकॉर्न तुरंत उसे पसंद करने लगता है। गांव पहुंचकर वे अलविदा कहते हैं। शिरो उन्हें सवारी देने के लिए धन्यवाद देता है। शिरो मार्लो से पूछता है कि पोरिन क्या काम करता है। मार्लो बताता है कि सर्दियों में पोरिन गर्म इलाकों में जाकर बुनाई का काम करता है और जब वो लौटता है तो इसका मतलब होता है कि बसंत आ गया है। वो ये भी बताता है कि खाने की कमी के कारण पोरिन को हमेशा परेशानी होती है, जिससे शिरो समझ जाता है कि वह उसके खाने पर क्यों रो पड़ा था। इसके बाद शिरो जेरोम को अपना सारा सामान दिखाता है।
उसने बाकी चीजों के साथ एक मिसरेबल मैजिक और भी डाल दिया होता है। जेरोम उसे देखकर चुप हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कहाँ मिला, क्योंकि ये एक लेजेंडरी आइटम है। वह बताता है कि कुछ ऐसे और पूरे राज्य के मैजिक स्टोन्स की जगह ले सकते हैं। शिरो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये इतना कीमती है। जेरोम कहता है कि भले ही ये उसके पैरों में गिरा हो, उसे उठाना भी किस्मत और हुनर की निशानी है। वो शिरो से कहता है कि उसमें सामान्य समझ की कमी है, इसलिए उसे बेलेंस शहर जाना चाहिए, जहाँ वो दुनिया को बेहतर समझ पाएगा। वो खुद ये और नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ ऐसे दुकानदार मिल जाएंगे। जेरोम नहीं चाहता कि शिरो जाए, लेकिन उसे लगता है कि अगर शिरो मशहूर हुआ तो गांव भी मशहूर होगा। रात में शिरो गिल्ड के बारे में पढ़ता है और तय करता है कि वह बेल्से में एडवेंचरर्स गिल्ड ज्वाइन करेगा। वह कुछ दिन गांव में रुकता है और मैजिक ओर से एक लैंप को अपग्रेड कर देता है। अगले दिनों में वह गांव में समय बिताता है, लोगों से मिलता है और फिर विदा लेता है। पूरा गांव उसे छोड़ने आता है। पोरिन रोने लगता है। शिरो मार्लो को वो मैजिक आइटम देता है जो गांव की रक्षा करेगा। जेरोम जब देखता है कि उसमें वही मैजिक और लगा है तो शिरो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। यात्रा के दौरान उन्हें एक विशाल केकड़ा मिलता है। शिरो उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो खाने योग्य है। बी एक चीख मारती है और उसे गिरा देती है। रात में वे केकड़ा पकाकर खाते हैं और दोनों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। आखिरकार वे बेल कैंप पहुँचते हैं। वहाँ जांच होती है, इसलिए शिरो अपना बैग साधारण बना लेता है और बी को छुपने को कहता है। गार्ड्स उसकी जांच करते हैं। वह बताता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है। वे मैजिक आइटम से जांचते हैं और उसे सुरक्षित पाते हैं। वे बी को देखकर हैरान होते हैं और उसे टैग लगाने को कहते हैं। शहर में प्रवेश करते ही शिरो को लगता है कि वो फिर से एक नई दुनिया में आ गया है। वे एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट एरियाना उसका स्वागत करती है। वो फॉर्म देती है। शिरो जापानी में भरता है, लेकिन वो अपने आप इस दुनिया की भाषा में बदल जाता है। वो अपनी लड़ाइयों के बारे में बताता है। सबूत के तौर पर वह विशाल केकड़ा निकालता है। सब एडवेंचरर्स हैरान हो जाते हैं। एक आदमी उसकी सच्चाई की पुष्टि करता है और एरियाना से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो सच बोल रहा है। शिरो समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या किया। तब वह बताता है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वह देख सकता है कि कोई इंसान खतरनाक है या नहीं, क्योंकि उसके चारों ओर नीली आभा दिख रही थी। इसका मतलब था कि उसके इरादे बुरे नहीं हैं। वह कहता है कि अब उन्हें केकड़े का मूल्यांकन करके शिरो को भुगतान करना चाहिए। इस पर एरियाना बताती है कि वह तो गिल्ड में रजिस्टर होने आया है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि शिरो सिर्फ केकड़ा बेचने आया है। लेकिन शिरो कहता है कि ये तो बस उसका खाना है। एरियाना उससे पूछती है कि क्या उसके कोई पार्टी मेंबर है। शिरो बी की तरफ इशारा करता है, जिससे सब और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और सब लोग पास आकर उसे ध्यान से देखने लगते हैं। इसके बाद एरियाना शिरो का गिल्ड में रजिस्ट्रेशन पूरा करती है और बताती है कि सभी नए एडवेंचरर एफ रैंक से शुरू करते हैं। वो उसे एक ब्रेसलेट देती है, जिसे पहनकर शिरो खुश हो जाता है क्योंकि वह बी को दिए गए चार्म से मैच करता है। इसके बाद शिरो उस लाश के परिवार से मिलता है जो उसे जंगल में मिली थी। वे अपने बेटे बेल को लापरवाह होने के लिए दोष देते हैं और पता चलता है कि वो अपने बीमार पिता के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि शिरो अपने मटेरियल गिल्ड को बेच रहा है और पता चलता है कि उसे बेल का आए 1 महीना हो चुका है। वो उन अनोखे मटेरियल्स की वजह से मशहूर हो गया है जो वो ढूंढ लाता है। एरियाना उसे उन लोगों की लिस्ट देती है जो उसे काम पर रखना चाहते हैं, लेकिन शिरो को लगता है कि लोग बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि शिरो स्नान कर रहा है और उसने अपने मैजिक से पानी को शुद्ध किया था। वो खुश होता है कि यहाँ वो आराम कर सकता है। तभी उसके पास एक लिजर्डमैन आता है जिसका नाम क्ले है। वो बताता है कि उसने सुना है कि शिरो बिना पैसे लिए हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उसे अच्छा इंसान मानता है। शिरो चिंता करता है कि दूसरे हीलर उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्ले हंसता है और कहता है कि वो जरूर सबका ध्यान आकर्षित करेगा। गिल्ड में अधिकारी ग्रिड शिरो को सुझाव देता है कि वो अपनी रैंक बढ़ाए ताकि वो कठिन मिशन ले सके, लेकिन शिरो खुश था एफ रैंक पर रहकर क्योंकि वो एक शांत जिंदगी चाहता था। तभी अचानक गोब्लिन अटैक की चेतावनी मिलती है। सभी एडवेंचरर तैयार हो जाते हैं और डी रैंक से ऊपर वालों को बुलाया जाता है। शिरो सोचता है कि यह उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन उसे भी खींच कर ले जाया जाता है। गिल्ड मास्टर सबको योजना समझाता है कि उन्हें पुल पर गोब्लिन्स को रोकना है। कुछ एडवेंचरर शिरो से कहते हैं कि वह रास्ते में न आए। गिल्ड मास्टर खुद उसके पास आता है और बताता है कि ग्रेट उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। वह हैरान होता है कि शिरो उससे डर नहीं रहा, लेकिन शिरो को ये ध्यान पसंद नहीं आता। गिल्ड मास्टर बाकी काम अपनी सहायक मुसली को सौंप देता है। बाहर निकलते ही वो डर जाती है। शिरो उसे समझाता है कि लड़ाई में डरना स्वाभाविक है और वे बस हीलर है। वो उसे हौसला देता है। तभी क्ले आ जाता है और शिरो की बातें सुनकर हंसता है। शिरो पूछता है कि वो फ्रंट लाइन पर क्यों नहीं है। क्ले बताता है कि उसकी पुरानी चोट दर्द कर रही है। वो सोचता है कि कहीं शिरो ये न समझ ले कि उसे ये घाव भागते समय मिला था, लेकिन वो बताता है कि ये किसी को बचाते समय लगा था। तभी दूर से सीन की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि मुख्य मोर्चा टूट गया है। क्ले लड़ने दौड़ता है और मुसली दूसरों के सामने खुद को संभाल लेती है। शिरो समझ जाता है कि वह परेशानी से नहीं बच सकता।
वो अपना स्टाफ निकालता है और सबके चारों ओर बैरियर बना देता है और क्ले के पीछे दौड़ता है। हम देखते हैं कि एडवेंचरर गोबलिन से लड़ रहे हैं। कुछ गोबलिन आगे निकल जाते हैं, लेकिन शिरो अपने शरीर को हार्डन करके एक को उड़ा देता है। बी बाकी को बिजली से गिरा देती है। एडवेंचरर उनका धन्यवाद करते हैं। वे बताते हैं कि गोबलिन सार्जेंट के आने से फ्रंट लाइन टूट गई थी। बारिश शुरू हो जाती है। क्ले अकेले लड़ रहा होता है, लेकिन उसकी पुरानी चोट फिर दर्द करने लगती है। तभी शिरो समय पर पहुंच जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि बारिश में उसकी चोट बिगड़ जाती है और उसे पीछे हटने को कहता है। लेकिन तभी गोबलिन सार्जेंट आ जाता है और वे लड़ने का फैसला करते हैं और गोबलिन आ जाते हैं। क्ले खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। शिरो उससे पूछता है कि क्या उसकी चोट उसके लिए कुछ खास मायने रखती है। क्ले कहता है कि वह उससे नफरत करता है क्योंकि वो उसकी बेवकूफी की याद दिलाती है। तब शिरो उसे पूरी तरह ठीक करने की पेशकश करता है। बी बिजली से कुछ गोबलिन्स को गिरा देती है। शिरो वोल्डियास का पानी क्ले पर डालता है और हीलिंग मैजिक करता है। उसकी पीठ का घाव गायब हो जाता है और वह बदलने लगता है। उसके शरीर में शक्ति बहने लगती है और वह कहता है कि अब बाकी वह संभालेगा। इसके बाद गिल्ड मास्टर सोचता है कि शिरो असल में है कौन, लेकिन शिरो कहता है कि वह सिर्फ F रैंक एडवेंचर है। गिल्ड मास्टर और ज्यादा नहीं पूछता और कहता है कि उसे इनाम मिलेगा। क्ले वापस सामान्य हो जाता है और पूछता है कि शिरो ने उसके साथ क्या किया। शिरो बताता है कि उसने वोल्डियास का पानी इस्तेमाल किया ताकि हीलिंग तेज हो जाए। क्ले प्राचीन ड्रैगन की कहानी सुनकर हैरान हो जाता है। वह भी सोचता है कि शिरो असल में कौन है। शिरो समझता है कि अगर उसने सच बताया तो और ध्यान आएगा, लेकिन वह क्ले पर भरोसा करके बता देता है कि वह दूसरी दुनिया से है और मरने के बाद पुनर्जन्म लेकर आया है। क्ले हैरान रह जाता है, लेकिन वह मान जाता है क्योंकि शिरो ने उसे ड्रैगन के पूर्वज में बदल दिया था। क्ले डरता है कि वह इस शक्ति से सब कुछ नष्ट कर देगा। शिरो उसे शांत रहने को कहता है। क्ले सोचता है कि शिरो हर बात को बहुत हल्के में लेता है। शिरो एक लोहा रिबल से पूछता है कि क्या उसके पास मटेरियल इकट्ठा करने वाली कैंची है। वह उसे अपने मास्टर ग्रूस के पास ले जाती है। रास्ते में शिरो लोहारों को देखकर प्रभावित होता है। रिबल बताती है कि उसका सपना है कि वह हीरो के लिए तलवार बनाए। ग्रूस से मिलकर वो शिरो का परिचय देती है। वह कहती है कि शिरो इलावर मटेरियल ला सकता है, लेकिन ग्रूस मना कर देता है क्योंकि रिहाई खान खतरनाक है और वहाँ राक्षस रहते हैं। वे बहस करते हैं। ग्रूस कहता है कि इंसानी जान ज्यादा कीमती है। रिबल रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। शिरो सब सुन लेता है और खुद मिशन लेने की पेशकश करता है। बदले में कैंची मांगता है। वो केकड़े का विशाल पंजा दिखाता है। ग्रूस समझ जाता है कि शिरो ये काम कर सकता है और उसे अनुमति दे देता है। शिरो गाड़ी में बैठकर रिहाई खान की ओर जाता है। रास्ते में वो उसी एल्फ से मिलता है जिसे उसने पहले बचाया था। वो सफेद पेगासस ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे विशाल कौआ दे दिया गया था। शिरो उसे बताता है कि वोसरिल नाम के ड्वार्फ राज्य में मिल सकता है। वह भी उसी दिशा में जा रही होती है। रास्ते में शिरो मटेरियल इकट्ठा करता है। एल्फ का पेट फिर बचता है। वह उसे खाना और पानी देता है और फिर मैजिक से साफ कर देता है। वो अपना नाम ब्रिल बताती है। बी उसे पसंद करने लगती है। शिरो उसे साथ चलने देता है। वे लकड़ी इकट्ठा करते हैं, खाना बनाते हैं। ब्रिल का चाकू रैंक का निकलता है। रात को शिरो खाना बनाता है और ब्रिल उसकी तारीफ करती है। वह बताती है कि वह अपनी बहन के लिए सफेद पेगासस ढूंढ रही है। वो शिरो की बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो जाती है। अगले दिन वे गांव पहुंचते हैं और वहां क्ले से मिलते हैं। क्ले नाराज होता है कि शिरो बिना बताए चला गया। शिरो उसे अपना मिशन बताता है। क्ले कहता है कि खान बहुत खतरनाक है, लेकिन शिरो कहता है कि उसे कैंची पाने के लिए ये मिशन लेना ही होगा। वह सोचता है कि अगर वह सफल हुआ तो ग्रूस उसे और भी आइटम देगा, जबकि क्ले को लगता है कि वो बहुत भोला है, लेकिन वह समझाता है कि कैंची गैदरर्स के लिए कितनी जरूरी होती है। क्ले उसके साथ जाने का फैसला करता है और बताता है कि वो वोजरियल जाना चाहता है ताकि अपना भाला ठीक करवा सके। ब्रेल बताती है कि वह शिरो के साथ उसके बॉडीगार्ड के रूप में यात्रा कर रही है। इस तरह क्ले भी उनके साथ जुड़ जाता है। शिरो जानता है कि दोनों ही बेहद कुशल योद्धा हैं, फिर भी वो उनके आसपास खुद को पूरी तरह सहज महसूस नहीं करता। जब वे वोजरियल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े हैं, लेकिन क्ले एक गार्ड से बात करता है और वो तुरंत उन्हें अंदर जाने देता है। शिरो सोचता है कि उनके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। गार्ड उनका स्वागत द्वारविन किंगडम में करता है और बताता है कि राजा क्ले से मिलना चाहते हैं। शिरो उससे पूछता है कि क्या वह राजा को जानता है, तो क्ले कहता है कि उनका रिश्ता थोड़ा जटिल है। गार्ड बताता है कि क्ले वही हीरो है जिसने थंडर किंग से राज्य को बचाया था। क्ले कहता है कि उसने कुछ भी हीरो जैसा नहीं किया, बल्कि सच ये है कि ड्वार्व्स पहले डीमन लॉर्ड को ट्रिब्यूट देने पर मजबूर थे, लेकिन जब डीमन लॉर्ड ने उसे देखा तो वो तुरंत भाग गया। गार्ड उन्हें क्ले की मूर्ति दिखाता है, लेकिन क्ले शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं लगती। वे किंग जोराड से मिलते हैं। क्ले उससे पूछता है कि उसकी मूर्ति इतनी अजीब क्यों बनाई गई है, और ब्रेल समझ जाती है कि दोनों काफी करीब हैं। शिरो औपचारिक रूप से अपना परिचय देता है, लेकिन जोराड कहता है कि औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। शिरो उसे ग्रूस का पत्र देता है।
पत्र पढ़कर जोराड समझ जाता है कि शिरो यूहाई माई में जाना चाहता है और वह उसे वहां रहने वाले दानवों के बारे में चेतावनी देता है। क्ले जोराड से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो और ब्रेल शिरो की रक्षा करेंगे। तब जोराड उन्हें आदेश देता है कि वे खदान में मौजूद दानवों के बारे में सच्चाई का पता लगाए। एडवेंचरस गिल्ड का हेड रिसेप्शनिस्ट सांबो उन्हें सुरंगों में मार्गदर्शन करता है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, इसलिए शिरो प्रकाश की एक गेंद बना देता है। वो अपना रीड स्पेल भी इस्तेमाल करता है और बताता है कि उसके जादू से उनका स्थान नक्शे पर दिखता रहेगा, इसलिए वे रास्ता नहीं भटकेंगे। वह एल्ड्रा की तलाश शुरू करता है, लेकिन देखता है कि खनिज की प्रतिक्रिया कमजोर है। तभी सभी को पास आते राक्षसों का आभास होता है और वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उन पर विशाल मकड़ियां हमला करती है। क्ले एक को भाले से मार देता है, जबकि शिरो दूसरे को जादू से लकवा मार देता है और ब्रेल से उसे खत्म करने को कहता है। ब्रेल उसे 2 टुकड़ों में काट देती है और खुशी मनाने लगती है, लेकिन शिरो सोचता है कि खून से लथपथ वो काफी डरावनी लग रही है। वे आगे बढ़ते हैं और एक डेड एंड पर पहुंचते हैं, लेकिन शिरो जानता है कि दीवारों के भीतर इलम मौजूद है। वो सबको पीछे हटने को कहता है, एक बैरियर बनाता है और एरप्शन स्पेल से हमला करता है। चारों ओर क्रिस्टल फैल जाते हैं। जाम्बो बताता है कि ये इल्ड्राइट वेन है। शिरो उन्हें स्कैन करता है और समझ जाता है कि ये इलार का क्रिस्टलाइज्ड रूप है। अचानक उसे कुछ पास आता हुआ महसूस होता है। जाम्बो बताता है कि यही वह दानव है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। शिरो कहता है कि वह इसे अकेले संभालेगा और इसे अपना शिकार बताता है। सामने एक विशाल केकड़ा होता है और वह उसे खाने की कल्पना करके खुश हो जाता है, लेकिन केकड़ा उस पर हमला कर देता है। क्ले बताता है कि ये एरंक मॉन्स्टर है जिसे ट्रायंगल क्रैब कहते हैं। वो और ब्रेल लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन शिरो उन्हें रोक देता है और बी से उसे कवर करने को कहता है। बी अपनी सोनिक अटैक से केकड़े को स्टन कर देती है और शिरो अपनी स्टाफ से उस पर वार करता है, लेकिन वो हमला सह लेता है और शिरो को पीछे धकेल देता है। केकड़ा उसे कुचलने की कोशिश करता है तो बी उसकी टांग को जमा देती है। शिरो उसके शरीर को स्कैन कर उसके वीक स्पॉट्स ढूंढता है। वह आइस नीडल्स बनाता है और बी उन्हें अपने वाइन स्पेल से घेर लेती है। शिरो कहता है कि अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। वह सुइयों को उसके वीक स्पॉट्स पर फेंकता है और केकड़ा पूरी तरह जम जाता है। ये देखकर जाम्बो और ब्रेल बहुत प्रभावित होते हैं। क्ले सोचता है कि शिरो ने अपने बॉडीगार्ड्स को लड़ाई में क्यों नहीं शामिल होने दिया। शिरो बताता है कि वह केकड़े के खाने योग्य हिस्सों को उनके हथियारों से खराब नहीं करना चाहता था। क्ले समझ जाता है कि वह केकड़ा खाना चाहता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि वह और ब्रेल उसके बॉडीगार्ड हैं और उसे उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए। शिरो माफी मांगता है। वे वहाँ मौजूद इल्ड्राइट वेन्स इकट्ठा करते हैं। शिरो बताता है कि आगे और भी मजबूत रीडिंग्स मिल रही हैं, इसलिए गहराई में और खजाना मिल सकता है। वे वापस जोराड के पास लौटते हैं। शिरो बताता है कि उन्होंने खदान के सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया है। जोराड को शक होता है तो शिरो अपने आइटम बॉक्स से केकड़े के अवशेष निकाल देता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, भूकंप जैसा झटका आता है। जोराड उसके आकार को देखकर हैरान रह जाता है और शिरो की प्रशंसा करता है। वो उसे इनाम देना चाहता है, लेकिन शिरो कहता है कि उसे सिर्फ केकड़ा चाहिए। बाद में ब्रेल बताती है कि उन्हें 3-3 मिलियन रावे मिले हैं, लेकिन शिरो अब भी केकड़ा खाने के बारे में ही सोच रहा होता है। अगले दिन ब्रेल को इनाम में एक सफेद पेगासस मिलता है। क्ले को उसका भाला वापस मिल जाता है, जो पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। ब्रेल बताती है कि उसे घर लौटना होगा क्योंकि पेगासस उसकी बहन के लिए है। वो कहती है कि वो शिरो की बहुत ऋणी है, लेकिन शिरो कहता है कि वे बराबर हो चुके हैं क्योंकि उसे केकड़ा मिल गया। वे विदा लेते हैं और ब्रेल उड़ते हुए चली जाती है। वे एडवेंचरर्स गिल्ड लौटते हैं, जहाँ अरियाना उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने टीम बना ली है। शिरो इनकार करना चाहता है, लेकिन क्ले कहता है कि उन्होंने टीम बना ली है। अरियाना खुशी से अपने सुपीरियर को बताने चली जाती है। शिरो पूछता है कि क्ले ने झूठ क्यों बोला। क्ले बताता है कि उसने फैसला किया है कि वो शिरो पर नजर रखेगा क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। बी भी खुश होती है कि शिरो टीम में है। शिरो सोचता है कि ये बुरा विचार नहीं है। वे अपनी टीम का नाम एज़्योर ब्लैक ब्रिगेड रखते हैं। शिरो ग्रूस के पास लौटता है और उसे इलाइट वेन दिखाता है। ग्रूस कुछ बोल नहीं पाता। फिर वह और रिबल खुशी से रोने लगते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने 100 साल बाद एल्ड्राइट देखा है। रिबल कहता है कि वे उसका एहसान कभी नहीं चुका सकते। शिरो उन्हें याद दिलाता है कि उसे बस एक कैंची चाहिए और कहता है कि वे उन्हीं पत्थरों से प्रतियोगिता जीते। कुछ दिन बाद शिरो और क्ले शराब पी रहे होते हैं। तभी वेड नाम का एक भालू आदमी आता है और बताता है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से बुलावा मिला है। शिरो पत्र पर लगी मुहर देखकर समझ जाता है कि यह हाउस लुजालिवा की है। शिरो डर जाता है और बीमार होने का नाटक करता है, लेकिन क्ले उसे पकड़ लेता है। वो पत्र खोलता है और पढ़ता है कि लॉर्ड लुजालिवा उन्हें अपने मैनर बुला रहे हैं। वे नोबल कैरेज में जाते हैं। लोग उन्हें घूरते हैं। क्ले बताता है कि किसी लॉर्ड द्वारा बुलाया जाना हर एडवेंचरर का सपना होता है। वे मैंशन पहुंचते हैं, जहां रेमंड नाम का बटलर उनका स्वागत करता है। वहां टियारीज नाम की लड़की उनसे बी को मांगती है। शिरो मना कर देता है। वह कहती है कि ड्रैगन नोबल प्राणी होते हैं और शिरो उनके योग्य नहीं है।
शिरो स्कैन करके जान लेता है कि वह लॉर्ड की बेटी है। शिरो घुटनों के बल बैठकर उससे पूछता है कि वह भी क्यों चाहती है। वो बताती है कि बर्नार्ड ने उसे ऐसा करने को कहा था। शिरो समझ जाता है कि बर्नार्ड ही असली दोषी है। वो कहता है कि बी उसके परिवार का हिस्सा है। टियारिस को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगती है। बी मुस्कुरा देती है। तभी बेलमंट आता है और बताता है कि उसकी पत्नी आधे साल से बीमार है। वो शिरो से उसे ठीक करने की गुहार लगाता है। शिरो उसकी पत्नी मोल्टी को देखता है और स्कैन करके समझ जाता है कि उसे आइवा पॉइजन दिया गया है। वह कहता है कि बिना एंटीडोट वह उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। वे पुराने दस्तावेज देखते हैं और शिरो उन्हें पढ़ पाता है। उसमें लिखा होता है कि आइवा फ्लावर एक झील के पास घोड़े जैसी चट्टान के पास मिलता है। क्ले बताता है कि वह जगह आस्कीत गांव के पास है। शिरो वहां जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो मैंशन के बाहर एक क्रिस्टल रख देता है ताकि कोई मोल्टी को नुकसान न पहुंचा सके। टियारिस शिरो से माफी मांगती है और शिरो उसे बताता है कि अपनी गलती समझना ही इंसान को बेहतर बनाता है। वो उससे कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक कोई उसे ये समझाने की कोशिश कर सकता है कि वह एक खलनायक है और अगर ऐसा हो तो उसे अपने पिता से बात करनी चाहिए। इसके बाद वह क्ले के साथ निकल जाता है और अपनी जादू की मदद से उनकी गति बढ़ा देता है। दोनों इस बात से हैरान रह जाते हैं कि उसका जादू इतना प्रभावी है। वे एक सूखे इलाके में पहुंचते हैं और क्ले बताता है कि ये जगह पहले खेती की जमीन हुआ करती थी। शिरो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जमीन बंजर हो गई। वे पास ही एक झील देखते हैं लेकिन हैरान होते हैं कि उसमें कोई जीवन क्यों नहीं है। शिरो झील को स्कैन करता है और पता चलता है कि उसमें जहर मिला हुआ है। गांव के लोग उनसे पूछते हैं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। शिरो बताता है कि वे एडवेंचरर्स हैं और दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने का काम उन्हें मिला है, लेकिन गांव वाले उन पर भरोसा नहीं करते। तब क्ले अपनी आर्मबैंड दिखाता है जिससे साबित होता है कि वह एरंग एडवेंचरर है। इसके बाद शिरो उनसे सवाल पूछना शुरू करता है। तभी गोंजा नाम का एक लड़का घुटनों के बल गिर जाता है। शिरो समझ जाता है कि वह कुपोषण का शिकार है। वे उन्हें गांव ले जाते हैं और बताते हैं कि 10 महीने पहले झील का रंग अचानक बदल गया और मछलियां मरने लगी। इसके बाद उन्होंने उस पानी को पीना बंद कर दिया। तभी एनो नाम का एक व्यापारी आया और बोला कि अगर वे उसे हर महीने एक सुनहरा खूल देंगे तो वो बदले में उन्हें 60 बैरल पानी देगा। वो खूल एक दिव्य खूल था जिसकी कहानी उनके पूर्वजों से चली आ रही थी। उसका स्थान गांव का रहस्य था, लेकिन मजबूरी में वे हर महीने एक खूल देने लगे। फिर भी इतना पानी फसलों के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए सब लोग भूखे रहने लगे। शिरो समझ जाता है कि वही दिव्य खूल असल में आइवा है। उसे यकीन हो जाता है कि एनोऑक ही असली खलनायक है, लेकिन गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। शिरो उन्हें समझाता है कि उनकी झील जहरीली हो चुकी है और इसके पीछे एनोऑक ही है। वो बताता है कि आइवा जहरीला होता है और यही उनकी तकलीफों की वजह है। ये सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। शिरो ठान लेता है कि वह एनोऑक को रोकेगा। वह बी से स्पिरिट मैजिक इस्तेमाल करने को कहता है जिससे बारिश होने लगती है। गांव वाले इसे स्वर्ग का आशीर्वाद मानकर खुश हो जाते हैं। शिरो अपनी स्टाफ निकालकर जादू से गांव वालों को शुद्ध करता है, पूरे गांव की मरम्मत करता है और सबके लिए खाना निकालता है। खाना खाने के बाद गांव का मुखिया शिरो को धन्यवाद देता है और कहता है कि वे उसे कुछ भी लौटा नहीं सकते। शिरो बताता है कि उसे बस आइवा खूल चाहिए ताकि वह एंटीडोट बना सके। मुखिया उसे उनके गुप्त स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बच्चे बीच में आ जाते हैं और शिरो को गांव घुमाने लगते हैं। मुखिया कहता है कि उन्होंने अभी तक उसका एहसान नहीं चुकाया, लेकिन क्ले कहता है कि आइवा दिखा देना ही काफी है। गोजा शिरो को एक गुप्त जगह ले जाता है जहाँ फल जमा है, लेकिन वे बहुत नमकीन होते हैं। शिरो एक फल स्कैन करता है और उसमें से तरल निकलता देखता है। वह चखता है और समझ जाता है कि वह असल में सोया सॉस है। उधर हवेली में टियारिस अपनी माँ के कमरे की ओर दौड़ती है क्योंकि उसे शिरो का अलार्म सुनाई देता है। शिरो ने कमरे के चारों ओर एक बैरियर लगाया था ताकि किसी बुरी नीयत वाले के पास आने पर सबको पता चल जाए। टियारिस देखती है कि दरवाजे पर बटलर बर्नार्ड खड़ा है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी माँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है। बर्नार्ड मना करता है, लेकिन टियारिस को उस पर शक होता है। वो शिरो को बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन टियारिस को पूरा भरोसा होता है कि शिरो अच्छा इंसान है। तभी बेलमैन वहाँ आ जाता है। रेमंड पानी लेकर आता है और बेलमैन बर्नार्ड से कहता है कि वो उसे पीकर अपनी बेगुनाही साबित करे। बर्नार्ड घबरा जाता है और मना कर देता है। बेलमैन वही पानी खुद पी लेता है और बताता है कि वह सिर्फ पानी था। इसके बाद वह गास को बर्नार्ड को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। रेमंड बताता है कि बर्नार्ड के पास से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो साबित करते हैं कि वह एक संगठन के साथ मिला हुआ है। गांव में एनोऑक वहां पहुंचता है और मुखिया से आइवा लेने आता है। गांव वाला बताता है कि मुखिया एडवेंचरर्स के साथ गया है और अब वे फूल नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो जहर है। एनोऑक अपने आदमियों को बुलाकर योजना बदलने को कहता है। उधर मुखिया शिरो को एक गुफा में ले जाता है। वहाँ आइवा खूल देखकर शिरो हैरान रह जाता है। वो स्कैन करता है और समझ जाता है कि इन्हें एक पवित्र बीस्ट ने बनाया था।
मुखिया उसे जितने चाहे उतने खून लेने की इजाजत दे देता है। तभी एक ग्रामीण आकर बताता है कि गांव पर हमला हो गया है। वे तुरंत लौटते हैं और देखते हैं कि घर जल रहे हैं। क्ले लोगों को बचाता है, जबकि शिरो और बी पानी के जादू से आग बुझाते हैं। पता चलता है कि एनोक ने आग लगवाई थी क्योंकि उन्हें खून नहीं दिए गए थे। मुखिया को पता चलता है कि गोंजा गायब है और किसी ने उसे उठा लिया है। शिरो अपनी खोज शक्ति से देखता है कि पास के किले में करीब 100 गुंडे इकट्ठा है। वे वहां पहुंचते हैं। शिरो कंसीलमेंट स्पेल से उन्हें अदृश्य बना देता है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि गुंडे गोंजा से पूछताछ करना चाहते हैं ताकि आइवा का स्थान जान सके। वे यह भी योजना बना रहे थे कि अफवाह फैलाकर आइवा पॉइजन की कीमत बढ़ाई जाए। क्ले गुस्से में गुंडों पर हमला कर देता है। एनोक घबरा जाता है और अपना गुप्त हथियार बुलाने का आदेश देता है। शिरो बी की मदद से गोंजा को आजाद कर देता है। तभी एक राक्षस प्रकट होता है। शिरो समझ जाता है कि यह एनोक ने बुलाया है। लड़ाई के दौरान शिरो झील में गिर जाता है। उसे लगता है कि अब वो जहर में मर जाएगा, लेकिन तभी एक पवित्र बीस्ट उसे बचा लेती है। वह बताती है कि उसका नाम वेलर है। वह कहती है कि उसी ने आइवा खूल बनाए थे ताकि जमीन को शुद्ध रखा जा सके, लेकिन अपनी सारी शक्ति खर्च करने के बाद वो पत्थर बन गई थी। शिरो की वजह से वो फिर जाग पाई और झील भी शुद्ध हो गई। वेलर शिरो को धन्यवाद देती है और फिर गायब हो जाती है। वे गांव लौटते हैं और फिर शिरो टेलीपोर्टेशन से बेलका पहुंचता है। वह माल्टी को एंटीडोट देता है और वह तुरंत बेहतर महसूस करने लगती है। बेलमैन और तियारिस बहुत खुश होते हैं। इसके बाद शिरो गांव लौटकर मुखिया को बताता है कि एनोक पकड़ा जा चुका है। वो मुखिया से लाइटेस्ट फ्रूट थोक में खरीदने की अनुमति मांगता है। वो उससे बने खाने को सबको चखाता है। क्ले पूछता है कि काम पूरा होने पर कैसा लग रहा है। शिरो कहता है कि वह थक चुका है और शायद उसे भ्रम हो रहा है क्योंकि आसमान चमक रहा है। तभी वेलर प्रकट होती है और इस बार क्ले भी उसे देख पाता है। वो मानव रूप में बदलकर बताती है कि वो शिरो के साथ जाना चाहती है और उसकी घोड़ी बन सकती है। शिरो ग्रुस से फिर से कैंची बनाने को कहता है। तभी उसे एनुअल गैदरिंग कंपटीशन की खबर मिलती है। वह इसमें हिस्सा लेने को मजबूर होता है। प्रतियोगिता में रेनबो शीप की 7 रंगों वाली ऊन इकट्ठा करनी होती है। शिरो पहाड़ पर जाकर शीप को उनकी भाषा में बुलाता है और ऊन ले आता है। वह सबसे पहले लौटता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। उसे FB रैंक मिल जाता है। रोटो उसे चेतावनी देता है कि वह काम में ज्यादा परफेक्शन दिखाकर बाजार खराब ना करे, लेकिन सब मानते हैं कि अब शिरो को उसकी काबिलियत के हिसाब से ही भुगतान मिलेगा। रोडेल बताता है कि सभी लोग उसके रैंकअप का इंतजार कर रहे थे और शिरो को यकीन नहीं होता कि वे सब उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन क्ले उसे बस यही कहता है कि उसे खुद पर गर्व करना चाहिए। रोडेल उसे उसका FB रैंक गिल्ड रिंग देता है और कहता है कि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल देश की सेवा के लिए करे। तभी अचानक एरियाना उन्हें रोकती है और बताती है कि एक फॉरेस्ट वर्म शहर की ओर आ रहा है। शिरो और उसके दोस्त उससे लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि ब्रे उस पर सवार होकर आ रही है। वो खुशी खुशी शिरो से मिलने दौड़ती है, लेकिन उससे बहुत बदबू आ रही होती है। शिरो अपना जादू इस्तेमाल करके उसे साफ करता है और पूछता है कि वो उस राक्षस पर क्यों बैठी है। वह बताती है कि वह उसे शिरो को देना चाहती थी ताकि वह उस पर सवारी कर सके। शिरो समझता है कि वह कीड़ा भी बदबूदार है, इसलिए वह उसे भी साफ करता है, लेकिन वह जमीन के अंदर छिप जाता है। शिरो कहता है कि वह उस पर सवारी नहीं करना चाहता। ब्रे सोचती है कि शायद उसे यूनिकॉर्न चाहिए, लेकिन वेलर कहती है कि वो उससे तुलना भी नहीं कर सकती। ब्रिल पूछती है कि वह कौन है, तो शिरो कहता है कि ये लंबी कहानी है और वो लौटकर सब कुछ बताएगा। वे सब साथ में खाना खाते हैं और शिरो बेल को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बेल कहती है कि वह भी उसकी टीम में शामिल होना चाहती है। क्ले देखता है कि उसके पास एरंग की अंगूठी है। बेल बताती है कि वह बाहर रहते हुए कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वेलर समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रही है। बेल वादा करती है कि सही समय आने पर वो सब बताएगी और कहती है कि उसे उनकी मदद चाहिए, क्योंकि उसकी बहन कारा को श्राइन मेडन चुने जाने के बाद वो अपना देश छोड़कर चली गई थी। उसे अपने ही कबीले के किसी व्यक्ति से शादी करके वारिस पैदा करना था, लेकिन वह किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने शर्त रखी कि उसे शादी में एक खूबसूरत पेगासस चाहिए। लेकिन जब बेल को पता चला कि कारा पहले ही जा चुकी है, तो उसे लगा कि शिरो अपनी जादू से उसे ढूंढ सकता है। वो कहती है कि उसे वापस लाना उनका मकसद नहीं है, वो बस जानना चाहती है कि कारा बिना कुछ कहे क्यों चली गई। सभी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वे जंगल की ओर निकलते हैं और वेलर सबको अपनी पीठ पर बैठने को कहती है ताकि वे जल्दी पहुंच सके। वो उन्हें जंगल तक ले जाती है, जहां ब्रिल अपना जादू इस्तेमाल करके एक भंवर बनाती है और सबको उसे छूने को कहती है ताकि वे उसके देश पहुंच सके। वो खुद उसमें समा जाती है और क्ले व ब्रे भी उसके पीछे जाते हैं। वेलर शिरो से कहती है कि वह ब्रिल पर नजर रखे क्योंकि वो कुछ छिपा रही है। जैसे ही शिरो भंवर को छूता है, वो खुद को एल्वेन भूमि में पाता है। उसके दोस्त बताते हैं कि उसे आने में इतना समय लगा कि वे चिंता करने लगे थे। तभी अचानक तीरों से हमला होता है। शिरो ढाल बुलाकर तीरों को रोक देता है। ब्रिल पहचान लेती है कि ये तीर उसके ही देश के हैं। एक एल्फ उसे बुलाता है और कहता है कि उसने बाहरी लोगों को पवित्र भूमि में लाकर अपवित्र कर दिया है।
ब्रिल समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वह नहीं मानता। वेलर ये सुनकर नाराज हो जाती है और असली रूप में लौट आती है, जिससे आसमान अंधेरा हो जाता है। एल्फ समझ जाता है कि वह देवी है। वेलर उस पर बिजली गिराती है, लेकिन वह बच जाता है और तुरंत माफी मांगता है। वेलर कहती है कि एल्विस गिर चुके हैं क्योंकि वे उसकी शक्ति पहचान नहीं पाए। शिरो समझता है कि वे उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे क्योंकि उनका जादू कमजोर है। एल्फ पूछता है कि वे वहाँ क्यों आए हैं। शिरो बताता है कि वे एडवेंचरर्स हैं और ब्रिल उनकी टीम का अहम हिस्सा है। एल्फ अपना नाम लिलार बताता है और कहता है कि वह उन्हें गांव तक ले जाएगा। रास्ते में क्ले को हवा खराब लगती है। शिरो समझ जाता है कि ये मना प्रदूषण है। लिलार कहता है कि उन्हें महान पेड़ के पास जाने से पहले झरने पर खुद को शुद्ध करना होगा। शिरो अपना क्लीन स्पेल चलाता है और पूरा इलाका शुद्ध हो जाता है। सभी खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शिरो सोचता है कि यहाँ मना इतना घना क्यों है। वे महान पेड़ पर चढ़ते हैं। बेल बताती है कि सिर्फ हाई एल्विस और खास लोग ही ऊपर जा सकते हैं। वो बताती है कि वो हाई एल्फ है और बाहर जाना उसके लिए मना था। शिरो कहता है कि पुराने नियम हर समय सही नहीं होते और उसे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी चाहिए। सभी उससे सहमत होते हैं। बेल बताती है कि यही उसका रहस्य था। महल पहुंचकर एम्बर उनका स्वागत करती है। बेल अपने बड़े भाई से मिलने की इच्छा जताती है। चाय पीते पीते वे उसका इंतजार करते हैं। जब वह आता है तो ब्रिल खुशी से उससे मिलने दौड़ती है। शिरो हैरान होता है कि वह बच्चे जैसा क्यों दिखता है। ब्रिल बताती है कि उसका नाम ओरेस्टो है और वो उनका गवर्नर है। वो वेलर के सामने घुटने टेक देता है और लिलार की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उनके खून की नस्ल पर श्राप है, इसलिए उनका शरीर विकसित नहीं हो पाता। ब्रिल बताती है कि वो गांव को बचाना चाहती थी। शिरो मना स्टोन बनाता है और ओरेस्टो को छूने को कहता है। स्टोन आसमान में उड़ जाता है और मना साफ होने लगता है। ओरेस्टो समझता है कि शिरो ही भविष्यवाणी में बताया गया व्यक्ति है। शाम को एम्बर बताती है कि ये श्राप असल में हाई एल्विस की आनुवंशिक समस्या है। शिरो समझता है कि लगातार अंदरूनी शादियों ने उनके जीन खराब कर दिए हैं। बाहरी खून मिलाने से समस्या हल हो सकती है। ब्रिल रोने लगती है कि अब उनका वंश बच सकता है। वेलर से वो दिव्य चेतावनी देने को कहता है। फिर वे लियल नाम की एल्फ देवी को खोजने निकलते हैं। वे डाइमस एडवेंचरर्स गिल्ड जाते हैं, जहाँ गिल्ड मास्टर सारा मिलती है। वो ब्रिल से फ्लर्ट करती है। शिरो को असहज लगता है। वे कैटियर फंगस का क्वेस्ट लेते हैं और केटो हॉलो जाते हैं, जहाँ मना बहुत घना है। शिरो अपने जादुई उपकरण दोस्तों को देता है, लेकिन यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।